एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे चल के बात करेंगे ईरान और चीन के बीच में जो $400 बिलियन का जो करार होने वाला है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। उससे छाबहार पोर्ट पे क्या असर पड़ने वाला है और भारत के जो वहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर क्या असर पड़ने वाला है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो 111 की संख्या में खरीदना है भारतीय नेवी के लिए, उससे रिलेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है। और यहां पर देखने को मिल रहा है किस तरह से लॉबी काम कर रही है, प्राइवेट कंपनियां किस तरह से काम कर रही हैं और वो ये चाहती हैं कि HAL को इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट न लेने दिया जाए। एक्चुअल में 4 कंपनियां, जिसमें से टाटा शामिल है, अदानी शामिल है, महिंद्रा शामिल है और इसके अलावा भारत फोर्स शामिल है। इन सभी कंपनियों ने एकजुट होकर एक लेटर लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखा हुआ है कि HAL को इस कॉन्ट्रैक्ट में न आने दिया जाए। एक्चुअल में 2-3 महीने पहले हम लोगों ने यह सुना था कि सरकार ये चाहती है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो हेलीकॉप्टर, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, जिसमें कि भारत की प्राइवेट कंपनी और विदेश की प्राइवेट कंपनी दोनों आपस में सहयोग करके इन हेलीकॉप्टरों को बनाएगी और तब ये भारतीय नेवी को सप्लाई होंगे। उसमें यह डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत सरकार ने सोचा था कि HAL को भी इंक्लूड कर लिया जाए और इससे पहले इसको बाहर माना जा रहा था, HAL को बाहर माना जा रहा था। तो जब यह सोचा गया कि HAL को इंक्लूड कर लिया जाए तो प्राइवेट कंपनियां एक साथ हो गई। उनका यह कहना है, जो लेटर निकलकर सामने आया उसमें यह कहना है कि जो HAL है उसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कम से कम दाम में कुछ भी प्रोवाइड कर सकती है, इसलिए इस कंपटीशन में उनका हाथ ऊपर से रहेगा। और वो भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए उनको कुछ अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज भी प्राप्त होती हैं, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट का दाम है वो कम हो जाता है। इसके अलावा वो इतने समय से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसलिए उनके पास पूरा का पूरा इकोसिस्टम है और वो इस प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे प्राइवेट कंपनियों को उभरने का मौका नहीं मिल पाएगा। ये एकदम ही बेवकूफाना जो लॉजिक दिया गया है वो एकदम बेवकूफाना है, क्योंकि हमेशा हर प्रोजेक्ट में भारत ये चाहता है, भारत सरकार ये चाहती है कि उनको सस्ते से सस्ता सामान प्रोवाइड हो सके। और यदि वो HAL दे पाती है तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अगर इसमें HAL को अलाउ कर दिया जाता है और HAL ही जीत जाती है तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट कंपनियों को ऊपर आने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसमें प्राइवेट कंपनियों की गड़बड़ी है। यदि वो सस्ता माल नहीं दे सकती हैं, अच्छा माल नहीं दे सकती हैं और HAL जैसी कंपनी से भी कम्पीट नहीं कर सकती हैं, तो उनको माल सप्लाई का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इन कंपनियों का यह मानना है कि HAL के पास ऑलरेडी 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। इसके बाद उनको तेजस का प्रोजेक्ट मिलने वाला है जो कि 39,000 करोड़ रुपए का है। कामोव हेलीकॉप्टर भी HAL में बनाए जाने वाले हैं भविष्य में, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलरेडी उनको मिला हुआ है। तो उनके पास ऑर्डर बुकिंग पूरी तरह से है और HAL इस काम को नहीं कर पाएगी। ये थोड़ा लॉजिकल लगता है, पर मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि HAL को इस कॉन्ट्रैक्ट में भाग न लेने दिया जाए, इस बिडिंग में भाग न लेने दिया जाए। HAL कौन सा अपना हेलीकॉप्टर सामने लाता है, क्योंकि यदि वो इस बिडिंग में भाग लेगा तभी जाके वो 2 से 3 साल में प्रोटोटाइप तैयार करके सामने लाएगा। और ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है और हमारी HAL के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली हमेशा नहीं बनी रहने देनी चाहिए। प्राइवेट कंपनियां ये सोच रही हैं कि HAL की मोनोपोली ना बने रहे, तो हमें सब कंपनियों को, सारी कंपनियां जो कि प्रोवाइड कर सकती हैं सामान, उनको एक समान अधिकार और एक समान अपॉर्चुनिटी है वो जरूर देनी चाहिए। बात करते हैं उस $400 बिलियन के करार की, जो कि 25 साल के लिए वैलिड होने वाला है। और कल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, चाइना और ईरान के बीच में एक ऐसा करार होने वाला है जिसमें कि 25 साल तक चाइना को ईरान तेल बेचता रहेगा और रियायती दर पे भी बेचता रहेगा। इसके एवज में चाइना वहां पर प्रोजेक्ट लगाएगा, चाहे वो रेल हो, पोर्ट हो, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की जो सरकारी फंडेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट वहां पर करेगा। और ईरान इस तरफ इसलिए झुक रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसकी हालत खराब कर रखी है, हर चीज में उनमें सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो मरता क्या ना करता, तो वो अब चाइना की तरफ झुक रहा है। 2016 में ये करार होने वाला था, सामने रखा गया था, पर अब 4 साल बाद इसकी अब बातचीत ज्यादा होने लगी है और इसको फाइनलाइज किया जाने लगा है। कई लोगों का यह मानना है कि छाबहार पोर्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। एक्चुअल में छाबहार पोर्ट में
कुछ ही ऐसी जगह है जहां पर भारत ने डेवलपमेंट किया है और इसका इस्तेमाल आगे चल के किया जाना था। इसके अलावा छाबाहाट पोर्ट में कई और ऐसे डेक डेवलप करने थे जिसमें भारत पार्ट ले सकता था, पर भारत फंड वहां पर नहीं भेज रहा है, जिसके कारण इसको आगे बनाने में ईरान को प्रॉब्लम आ रही है। तो जितना भारत ने डेक वहां पर बनाए हुए हैं, जितना सामान ले जाने योग्य छाबाहाट पोर्ट को डेवलप किया हुआ है, वो भारत के पक्ष में ही रहेगा और भारत को जिसको ऑपरेट करने का अधिकार मिला हुआ है वो तो रहेगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी रेल जो वहां पर कनेक्टिविटी है उसकी हो रही है। कुछ 700-800 किलोमीटर की रेल लाइन भारत की इरकॉन वहां पर डालने वाली थी, वो ईरान की कंपनी के साथ संयोग करके डालती और उसमें लगभग $1.6 बिलियन इरकॉन डालने वाली थी, जो कि भारत की पीएसयू है, रेलवे की पीएसयू है। तो ये जो $1.6 बिलियन है ये भारत का वहां पर इन्वेस्ट नहीं होगा और इस पैसे पे मिलता है ब्याज। यदि हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हमें ब्याज मिलता है या वहां पर हमें कुछ रियायतें मिलती हैं। तो छाबाहार पोर्ट हमने किस लिए बनाया था? ताकि हम अफगानिस्तान में सामान पहुंचा सकें, इसके अलावा ईरान से होते हुए सेंट्रल एशिया में जा सकें। पर यदि छाबाहार पोर्ट से उसके आगे जब रेलवे लाइन हमारे पास नहीं रहेगी या ईरान हमें उस रेलवे लाइन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, क्योंकि यह उसने बनाना स्टार्ट कर दिया है और भारत ने इसके लिए कोई पैसा अभी तक जारी नहीं किया, इसलिए ईरान ने यह कहा है, उनके नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन दे के इस काम को स्टार्ट कर दिया है। वहीं यदि चाइना इस तरह के करार में घुस जाता है तो छाबाहार पोर्ट का और ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो चाइना करेगा, इससे उसका मालिकाना हक वहां पर ज्यादा बढ़ जाएगा। रेलवे लाइन में अगर वो पैसा लगाता है तो रेलवे लाइन का अधिकार भी उनको प्राप्त हो जाएगा और वो आसानी से सेंट्रल एशिया में घुस सकेगा, अफगानिस्तान में भी घुस सकेगा। हालांकि वहां की मिनिस्ट्री का यह कहना है कि भारत आगे चल के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है, यानी कि जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन कर सकता है। पर चाइना और ईरान का जो प्रोजेक्ट जो मैंने बताया 25 साल का करार होने वाला है, उस पर अभी वो पार्लियामेंट में जाना है और उस पर अभी काफी काम होना है। तो भारत की अनदेखी के कारण ये जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है वो भारत के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि छाबाहार पोर्ट पर जो भारत की उपयोगिता है, छाबाहार पोर्ट की उपयोगिता है, वो अब देखने को नहीं मिल सकती है जितनी पहले थी। वही बात करें चीन, यूएस और ताइवान के रिश्तों की, यूएस ने ताइवान का एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए यूएस की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपना जो करार है वो कर लिया है और $620 मिलियन का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चीन ने कहा है कि वो लॉकहीड मार्टिन पर सैंक्शंस लगाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस प्रकार का सैंक्शंस लगाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि लॉकहीड मार्टिन को हो सकता है कि कोई रॉ मटेरियल या कोई छोटे इक्विपमेंट चाइना के द्वारा सप्लाई किए जाते हो, उनके सप्लाई चेन में ऐसा कोई सामान हो जो कि चाइना से बन के आता होगा, केवल इतना ही वो रोक सकते हैं। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन को वो इस तरह के करार में घुसने से किसी तरह नहीं रोक सकते हैं। अगर मैं बता दूं आपको कि लॉकहीड मार्टिन का जो ये एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइलों का प्रोजेक्ट है उसमें केवल 20% ही उनका योगदान होता है, जो कंपनी को फायदा होता है लॉकहीड मार्टिन को, उसमें केवल 20% ही इन सबसे आता है। उसमें से भी ताइवान जैसे छोटे देश के लिए, छोटे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कुछ $620 मिलियन से उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। यदि चाइना उस पर कोई किसी प्रकार का सैंक्शन लगा भी देता है तो वैसे चाइना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने 2 दिन पहले यह खबर जरूर सुनी होगी कि फ्रांस के राफेल और इजिप्ट के राफेल ने टर्किश जो बैक्ड सेना है जो कि लीबिया में है वहां पर काफी कोहराम मचाया हुआ और एयरबेस जो उनके टर्किश एयरबेस थे उनको निस्तनाबूद कर दिया है। तो अब टर्की का यह कहना है कि S-400 लीबिया में S-400 वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं और S-400 तो उनके पास था, अभी तक इसको लीबिया में उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया हुआ था और रशिया के साथ वो S-400 वहां पर डिप्लॉय करेंगे। आपको पता होगा कि टर्की, कतर और इटली ने एक समूह बनाया हुआ है जिसको गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड कहा जाता है, वो उनको बैक करता है। इसके अलावा फ्रांस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको लीबियन नेशनल आर्मी कहा जाता है और ये दोनों आपस में लीबिया में लड़ रहे हैं। तो इसी के तहत एक दूसरे पे बमबारी चल रही है। तो अब यहां पर देखने वाली बात है कि राफेल इस S-400 को कैसे डॉज करता है। इससे पहले टर्किश एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज करते हुए राफेल ने उनके एयरबेस पे अटैक किया था और उनको निस्तनाबूद किया था। अब यहाँ पर देखना है भारत के पास ये दोनों ही चीजें आने वाली है। अब भारत को ये देखना है कि कौन कितनी कारगर चीज है। बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि भारत की गुवाहाटी को जोड़ेगा तवांग से। हालांकि अभी भी ये जुड़ा हुआ है पर अब जब इस रोड प्रोजेक्ट से ये जुड़ेगा तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे कि भारत को यदि चीन सीमा में जो कि तवांग का एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर अगर डिप्लॉयमेंट करना है तो काफी तेजी से कर सकेंगे। 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। पर ये जो रोड है
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भूटान से होकर जाने वाली है और भूटान के उस क्षेत्र को मिलाने वाली है तवांग से, जिस पर अभी चाइना ने कुछ दिनों पहले क्लेम किया हुआ है, जो कि एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एरिया आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना हुआ था कि चीन ने ये कहा था कि डिस्प्यूटेड है भूटान और चीन के बीच में, पर भूटान ने ये कहा था कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं है और ये पूरी तरह से भूटान के अंतर्गत आता है। और हम सभी जानते हैं कि हमेशा ही भूटान के अंदर आया हुआ है, पर चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश, भूटान इत्यादि को अपना भाग कहता है। इसलिए अब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, भूटान के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि यह क्षेत्र तवांग से जुड़ा रहे और तवांग से आसानी से डिप्लॉयमेंट हो सके, उनके देश में भी भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट हो सके और चीन से लगने वाली सीमा पर भी आसानी से भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि भूटान की रक्षा करना भी भारत का ही अधिकार है, भारत का ही कर्तव्य है और भूटान पर जो अटैक होता है उसको भारत पे अटैक माना जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।